हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन ईएमआई के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जेई मेन के साल 2021 से साल 2025 के बीच में जितने भी टफ पीवाईक्यू आ रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ये मस्ट डू पीवाईक्यू है अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है तो वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन चालू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे ही फायदे की चीज़ है। एक हम लोगों ने एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर करी है। इस स्प्रेडशीट का जो लिंक है तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तुम इस लिंक को खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का टफ पीएक्यू वाली सीरीज का सेशन लिया है, तो उसकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक उसके जस्ट बगल में है और उसके जस्ट बगल में उसकी पीडीएफ है। तो ये एक ही जगह तुम्हें सब चीज मिल जाएगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है। वरना तुम नेक्स्ट पे यही चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, तो एक कोर्सेस नाम का सेक्शन तुम्हें दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की तीनों की प्लेलिस्ट है। तो बहुत ही ये बेनिफिशियल सीरीज है और इसका तुम पूरा फायदा उठाओ। तो चलो चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्क्वायर लूप ऑफ द साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.7 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ठीक है भाई। A uniform magnetic field of 0.2 Tesla is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to zero in 1 second at a steady state. Then the magnitude of the induced EMF is root x into 10 की पावर -3 वोल्ट। तो अपन को बताने की x का वैल्यू क्या होगा। तो तुम देखो यार, जो अपने पास ईस्ट वेस्ट प्लेन होगा वो कुछ ऐसे होगा। मुझे पता है कि ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, सही है। और इस ईस्ट वेस्ट प्लेन में एक बेसिकली एक स्क्वायर लूप है। तो कुछ ऐसे पड़ा होगा देखो। ठीक है। और इसका साइड लेंथ कितना अपने पास 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक तरीके से हो गया 0.1 मीटर। ठीक है। अब अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो कुछ ऐसे होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो तुम देखो, ये अपने ईस्ट वेस्ट प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी ना वो 45 डिग्री का बनाएगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है तुम्हें? 0.2 टेस्ला गिवन है। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्क्वायर लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से। तो तुम देखो इधर यार, कितना आएगा अपने पास? ये अपने पास आएगा बेसिकली 0.2 इंटू 0.01 इंटू कॉस 45। सही। क्योंकि मुझे पता है कि जो एरिया वेक्टर जो आएगा ना वो अपना इधर आएगा। तो अगर एरिया वेक्टर अपना इधर आ रहा है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है अपने पास वो 45 डिग्री का ही होगा, इसलिए मैंने cos 45 लिखा है। तो मेरे हिसाब से ये अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये अपने पास? ये अपने पास आ रहा है बेसिकली 2/1000 इंटू 1/√2। तो मेरे हिसाब से आ जाएगा ये √2/1000 वेबर। तो ये अपना इनिशियल फ्लक्स है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुकी है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स अपने पास जीरो है। और ये कितने टाइम में हो रहा है? ये अपने पास 1 सेकंड में हो रहा है। अब अपन को तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बेसिकली इसके बराबर होगा, इसके मॉड के मतलब डेल फाइव बाई डेल टी के मॉड के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से ही आ जाएगा अपने पास √2/1000 -0/1। क्योंकि मेरे को तो मॉड कैलकुलेट करना है ना, वैसे तो मेरे को लिखना चाहिए था 0 माइनस √2/1000, क्योंकि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल अपन लिखते हैं ना, तो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा √2/1000 वोल्ट। तो ये अपने पास ये आ रहा है यार। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? √2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। तो मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू जो आएगी ना वो अपने पास 2 आएगी। तो ये अपना क्या होगा? आंसर होगा।
चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज स्ट्रेस्ड इनटू अ सर्कुलर लूप, इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि अपन को गिवन है 0.8 टेस्ला। When released, the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 2 centimeter per second. The induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 10 centimeter will be, और ये अपन को मिली वोल्ट में बताना है। तो तुम देखो ये अपने पास बेसिकली वो सर्कुलर लूप है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी कितना गिवन है, 0.8 टेस्ला गिवन है, ठीक है भाई। इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है ना, मैं किसी इंस्टेंट पर आर मान लेता हूँ। तो मेरे को जो डी आर बाई डी टी गिवन है ना, वो गिवन है बेसिकली माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस तो डाला मैंने क्योंकि जो तुम्हारा लूप है ना वो श्रिंक हो रहा था, तो रेडियस बेसिकली कम हो रही थी, तो आर समय के साथ कम हो रहा है, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अपन को फाइंड आउट करना है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अब तुम देखो जैसे इस इंस्टेंट पर अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो फ्लक्स कितना आएगा अपने पास, मेरे हिसाब से वो आना चाहिए बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, सही है। तो फ्लक्स अपने पास आ रहा है बी पाई आर स्क्वायर। अगर मैं डी फाइव बाई डी टी कैलकुलेट करूँ, मतलब इसका मॉड कैलकुलेट करूँ, तो मेरे को ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखो बी और पाई तो कांस्टेंट है, आर ही तो अपना चेंज हो रहा है समय के साथ, तो क्या लिखेंगे 2r डी आर बाई डी टी, सही है। और इसका अपन मॉड लेंगे, ठीक है भाई। तो बी कितना अपने पास 0.8 है, पाई कितना होगा अपने पास 22/7 होगा, इंटू 2 इंटू आर। तो किस इंस्टेंट फाइंड करना है, जब तुम्हारे लूप का रेडियस कितना हो 10 सेंटीमीटर, मतलब 1/10 मीटर। और डी आर बाई डी टी कितना अपने पास माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब माइनस का 2/100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करना और आंसर तुम्हारा आएगा वोल्ट में, लेकिन आंसर तुम्हें किस में चाहिए, मिली वोल्ट में। तो कर लेना कैलकुलेट यार, सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है अपना। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यार असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है, अ बार मैग्नेट ड्रॉप थ्रू अ मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप टेक्स मोर टाइम टू कम डाउन कंपेयर टू अ नॉन मैग्नेटिक बार विद द सेम ज्योमेट्री एंड मास। तो बिल्कुल सही बात है यार। तुम देखो यार, जैसे सपोज मैं एक मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप ले लेता हूँ, ठीक है, एक बार बस मैं बना लूँ यार। तो ये अपना एक मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, और ये अपने पास एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, देखो, सही है। तो ऐसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब तुम देखो जैसे ये बार मैग्नेट अपना नीचे आएगा, अब कौन सी बात है कि इस मेटेलिक पाइप के इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अपना समय के साथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा समय के साथ, क्योंकि जैसे जैसे ये बार मैग्नेट नीचे आएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो तुम्हारे इस क्रॉस सेक्शन से पास करेगी उनकी संख्या बढ़ेगी, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फ्लक्स अपना समय के साथ बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स अपना समय के साथ बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है कि इस मेटेलिक पाइप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका ये मतलब है कि इस मेटेलिक पाइप में करंट इंड्यूस्ड होगी, और उस करंट इंड्यूस को मैं बेसिकली एडी करंट भी बोल सकता हूँ। और करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस्ड होगी ताकि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। तो मेरे हिसाब से करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होनी चाहिए, सही है, ताकि इस इंड्यूस करंट के कारण जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऊपर की तरफ आए, ताकि जो फ्लक्स है ऊपर की तरफ आए, क्योंकि इसके कारण जो फ्लक्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसके कारण जो फ्लक्स है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फ्लक्स के चेंज को ये अपोज कर रहा है, सही है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये अपना नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और नीचे वाला अपना साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब तुम देख सकते हो
ये वाला जो नॉर्थ है और ये वाला जो नॉर्थ है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स इस बार मैग्नेट पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। सही है। तो अब तुम देखो ये तुम्हारी वो बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो नीचे की तरफ एम जी है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है। तो एक तरीके से नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, एम जी माइनस एफ एम है। अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूंगा बार मैग्नेट के तो एस्केलेशन आ जाएगा। तो ये एस्केलेशन अपना जी से कमा रहा है। अगर ये अपने पास जो बार है वो अगर ये नॉन मैग्नेटिक होता तो यार ये सब दिक्कत होती ही नहीं, मतलब ये ऐसा कुछ मैग्नेटिक फोर्स आता ही नहीं, क्योंकि अगर ये नॉन मैग्नेटिक होता तो ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती नहीं जो कि तुम्हारे इसे मेटेलिक पाइप के क्रॉस सेक्शन से पास करती। तो फ्लक्स कुछ होता ही नहीं, फ्लक्स हरदम जीरो ही रहता। तो फ्लक्स अगर हरदम जीरो ही रहता तो ईएमएफ कुछ इंड्यूस होता नहीं। ठीक है। तो करंट भी कुछ इंड्यूस होती नहीं, तो ऐसे कुछ नॉर्थ या साउथ आता नहीं। फ्लक्स जीरो से मतलब नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट से मतलब है। तो फ्लक्स एकदम जीरो रहेगा मेटेलिक पाइप के क्रॉस सेक्शन से, जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। ठीक है। तो अगर ये नॉन मैग्नेटिक होता अपना बार, तो मेरे हिसाब से जो अपने बार का जो एस्केलेशन है वो जी आता। तो अगर एस्केलेशन अपना जी के बराबर है नॉन मैग्नेटिक के केस में, और मैग्नेटिक के केस में जी से कम है, तो बहुत सी बात है कि अगर एस्केलेशन कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए असर्शन अपना सही है। रीजन क्या बोल रहा है, फॉर द मैग्नेटिक बार एडी करंट आर प्रोड्यूस इन द मेटेलिक पाइप, बिल्कुल सही है, विच अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक बार। तो यार ये तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, तो असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है। तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो अपना ऑप्शन 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 100 टन्स is wrapped around a wooden cylindrical core of the cross section area 24 centimeter square. The two ends of the wire are connected to a resistor. The total resistance in the circuit is 12 ohm. ठीक है भाई। If the externally applied uniform magnetic field in the core along its axis changes from 1.5 Tesla in one direction to 1.5 Tesla in the opposite direction, मतलब तुम देखो अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसे थी तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड अपनी बेसिकली ऐसे हो चुकी है, डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है। और यहाँ पर तुम देखो अपने पास बेसिकली एक कॉपर वायर है रैप्ड अराउंड अ वुडन सिलेंड्रिकल कोर। तो ये अपना बेसिकली सिलेंड्रिकल कोर हो गया है। ठीक है। और वायर की अपन ने रैपिंग कर रखी है, ऐसे रैपिंग कर रखी होगी, टाइट रैपिंग है। ठीक है भाई। और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली अलोंग द एक्सिस है। तो पहले ऊपर की तरफ थी और फिर बाद में नीचे की तरफ है। ठीक है। तो अपन को तो क्या बताना है, अपन को बताना है द चार्ज फ्लोन थ्रू अ पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो तुम देखो सर्किट पर कोई से भी एक पॉइंट पकड़ लेना, तो उस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करा है। तो शायद तुम्हें पता होगा कि जो चार्ज फ्लोन होता है वो बेसिकली बराबर होता है डेल्टा फाइव बाई आर के। सही है। अब तुम देखो इधर, जैसे अगर मैं इनिशियल फ्लक्स निकालूं तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो अपना जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना वो सेम डायरेक्शन में है। तो उसमें मैं लिखूंगा बी ए कॉस जीरो। सही है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी तो मेरे 100 है यार, तो 100 से भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक टर्न के कारण लिखा था ना मैंने, तो कितना आ जाएगा अपने पास ये, तो बी अपने पास कितना है 1.5 टेस्ला है, एरिया कितना अपने पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 24/100। सही है। कॉस जीरो तो कॉस जीरो ही रहेगा, मतलब 1 हो जाएगा यार। और नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास 100 थे, 100 लिख दिया था। तो 100 से 100 गया, कितना आ रहा अपने पास ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 36 यार, 36 वेबर। अब तुम देखो जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोज कर दिया तो तुम अब लिखते बेसिकली फ्लक्स को बी ए कॉस 180, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो फिक्स ही रहता अपना। सही कि नहीं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो तुम एक ही रखोगे ना, उसको ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि पहले तुमने ऊपर ले लिया फिर बाद में तुम नीचे ले लोगे, नहीं।
अगर तुमने उसको ऊपर लिया तो ऊपर ही रखोगे। पहले तुम्हारा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ था, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। अब तुम्हारा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो अब उनके बीच में जो एंगल होगा ना वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास 100 है ही। तो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करके देखोगे तो माइनस का 36 वेबर आएगा। सही है। अपन को तो चार्ज फ्लो निकालना है, तो किसके पास हो जाएगा ये, तो मॉड भी लगा दो यार। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा अपने पास 36 प्लस 36, मतलब डेल्टा फाई तो उसके बराबर होगा ना, डेल्टा फाई का जो मॉड है अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 12 ओम है, अपॉन 12, तो 72/12 मेरे हिसाब से हो जाएगा ये 6। तो चार्ज फ्लोन अपना 6 कूलम के बराबर है। तो 6 कूलम के बराबर है ना यार। एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दी है। गलती ये कर दी है, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बनता ना, तो यहाँ पर बेसिकली डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 आएगा। सही, तो ये आएगा 36/100, तो आएगा फिर -36/100। सही है। तो अगर ऐसा है तो एक 100 वाला फैक्टर भी आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो अपने पास चेंज इन फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, 36/100 प्लस 36/100 मतलब 72/100। तो एक डिनोमिनेटर में 100 भी आएगा, तो एक डिनोमिनेटर में अपना 100 भी आएगा, तो 6/100 कोलाम या फिर 60 मिली कोलाम। तो अपना जो आंसर है वो है 60। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कॉइल ऑफ द रेजिस्टेंस 8 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द टाइम एस। तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन को गिवन है बेसिकली 2/3 इंटू 9 - t²। The value of the total heat produced in the coil till the flux becomes 0 will be। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा फ्लक्स है वो जीरो कब होगा, तो 2/3 इंटू 9 - t² तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये t बराबर 3 सेकेंड पर जीरो होगा। सही है। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में तुम्हारे कॉइल में कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। सही है यार। तो अब तुम देखो, अगर फ्लक्स अपना टाइम का फंक्शन ये दे रखा है, तो अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस निकालूं तो क्या आएगा, माइनस का d5/dt आएगा। तो कितना आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा सिंपली मेरे हिसाब से 2/3 इंटू 2t। ठीक है, विद माइनस साइन, और एक माइनस साइन पहले से ही था, तो ये अपने पास आ रहा है 4t/3। ये अपना ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। अब तुम देखो इस कॉइल के अक्रॉस जो तुम्हारा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है ना वो अपना टाइम का फंक्शन है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जो पावर डिसिपेशन होगा, जिसको मैं क्या लिखूंगा, मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी अपना क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड अपना वेरिएबल है क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना, इसलिए। तो ये अपने पास आएगा 4t/3 का होल स्क्वायर बाय आर। आर कितना अपने पास, 8 ओम है। ये अपना ये पावर डिसिपेशन है। अपने को तो क्या निकालनी है, हीट निकालनी है। तब हीट में डायरेक्टली पी डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूँ। जब लिख सकता था जब पी मेरा क्या होता, कांस्टेंट होता। अब मैं कैसे करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी मतलब 4t/3 का होल स्क्वायर बाई 8 इंटू डी टी, और टी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 3 तक। तो सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यार। चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बार मैग्नेट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप ऑफ द रेडियस कैपिटल आर with the velocity v. The radius of the bar magnet is such that it just passes through the loop. The induced EMF in the loop can be represented by the approximate curve. अपन को तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है यार। तो तुम देखो इधर, जब ये बार मैग्नेट है ना इस लूप के नज़दीक आने लगेगा
मतलब इस कंडक्टिंग लूप के नज़दीक आने लगेगा, तो इस कंडक्टिंग लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अपना समय के साथ बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो तुम्हारे इस कंडक्टिंग लूप से पास करेंगी वो बढ़ेंगी। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो अपना ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस के डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। तो फाई तो अपना समय के साथ बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो बाहर मैग्नेट है ना, वो लूप के अंदर एंटर कर चुका है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो अब तुम देख सकते हो बाहर मैग्नेट के अंदर जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो एक तरीके से यूनिफॉर्म ही होंगी ना यार। तो इस कंडक्टिंग लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो अपना कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स अपना कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा ना फिर वो जीरो हो जाएगा फिर। और ये कितनी देर तक के लिए रहेगा, तो तुम देखो इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है ना वो एल है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हरदम कांस्टेंट मेंटेन है वी। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम इंटरवल होगा वो एल बाई वी का होगा, जब तक तुम्हारा जो कंडक्टिंग लूप है ना वो बार मैग्नेट के आउटर पेरीफेरी पर लाई कर रहा होगा। सही है, तो उतने समय तक के लिए, मतलब एल बाई वी समय तक के लिए तुम्हारा जो कंडक्टिंग लूप से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस उस समय तक के लिए अपना जीरो होगा। सही है, फिर जब ये अपना बार मैग्नेट है ना इस लूप को छोड़कर जा रहा होगा, तो तुम देख सकते हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो तुम्हारे इस कंडक्टिंग लूप से जो पास करेगी ना वो अब समय के साथ कम होंगी। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि फ्लक्स अपना समय के साथ कम होता रहेगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है जो कि इसके बराबर है माइनस के डी फाइव बाई डी टी के बराबर है, तो फाई अपना समय के साथ कम हो रहा है, तो डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव होगा, तो माइनस का डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस में इंड्यूस होगा। तो पहले तो नेगेटिव सेंस में इंड्यूस हो रहा था, फिर अपना जीरो हो गया था, फिर पॉजिटिव सेंस में इंड्यूस हो रहा है। तो यार ऑप्शन वन तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर तुम देखो पहले पॉजिटिव में हो रहा था, होना नेगेटिव में चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर दोनों में नेगेटिव में हो रहा है तो इसलिए गलत है। यहाँ पर तुम देखो पहले नेगेटिव में हो रहा है, बाद में पॉजिटिव में हो रहा है, और एल बाई वी टाइम के लिए अपना वो जीरो है, तो ऑप्शन सी अपना बेस्ट ऑप्शन है। चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन अ टू कंडक्टिंग रेल्स एज शोन इन द फिगर, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी exists into the page, the bar starts to move from the vertex at time t is equals to 0 with a constant velocity. If the induced EMF is E, which is proportional to t की पावर n, तो अपन को n का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर तुम देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो EMF इंड्यूस की जो बात करी जा रही है ना वो शायद इसमें करी जा रही है। किसमें, ये अपने ये किसी भी इंस्टेंट जो अपने पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इस ट्रायंगल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो तुम देखो तुम्हारा जो ये बार था ना तो वो टी इज इक्वल टू जीरो पर इधर था, किसी टाइम टी पर वो इधर आ चुका है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ना इस टाइम में वो एक्स कर ली है। ठीक है, तो अब तुम देखो जैसे बोला भी गया है कि ये जो बार है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो v अपना कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि डी एक्स बाई डी टी अपना क्या होगा, v के बराबर होगा। अब तुम देखो सिमिट्री तो तुम्हें नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर सिमिट्री तुम्हें नज़र आ रही है तो मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर ये वाला एंगल अपने पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा ही होगा। मतलब ये जो अपने पास ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसमें ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है, एक्स के बराबर है। और अपन को इस ट्रायंगल में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है भाई, तो तुम देख सकते हो ट्रायंगल के इस वाले पोर्शन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ट्रायंगल के इस वाले पोर्शन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जो भी तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना वो केवल इस वाले पोर्शन में होगा, क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं रहा है, ये भी मूव कर ही नहीं रहा है, मूव तो केवल ये कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। सही है, तो अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो तुम देख सकते हो ये वाली जो अपने पास लेंथ है वो आएगी एक्स कॉट थीटा, और ये वाली भी लेंथ अपने पास कितनी आएगी, एक्स कॉट
थीटा। तो मेरे हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो मैं ये बी वी एल से निकालूंगा, तो बी इंटू वी इंटू एल, एल हो जाएगा 2x कॉट थीटा। सही है। तो ये अपने पास ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है। और तुम देखो यार, अगर डी एक्स बाई डी टी मेरा वी के बराबर है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जो मेरा x होगा वो वी टी के बराबर होगा। भाई टी टाइम में अपना जो ये बार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वी टी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा बी वी इंटू 2 इंटू वी टी इंटू कॉट थीटा। सही है। तो अब तुम देखो, मेरे हिसाब से ये जो ईएमएफ इंड्यूस जो आ रहा है ना, वो अपना टी के प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा है तो एन की वैल्यू तो यार 1 आ रही है फिर, तो 1 अपना आंसर होना चाहिए। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडक्टर वायर ए बी सी डी ई with each arm 10 centimeter in length is placed in a magnetic field of 1 by root 2 Tesla perpendicular to its plane. When the conductor is pulled towards right with a constant velocity of 10 centimeter per second, the EMF induced between the points A and E is dash millivolt. तो अपन को ये डैश की वैल्यू बतानी है। तो तुम देखो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये तुम्हें पता है ही कि जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बेसिकली इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पर अपने पास जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली मेरे हिसाब से वो बराबर होगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल इफेक्टिव वेक्टर। और यहाँ पर अपने पास जो वो एल इफेक्टिव वेक्टर जो आएगा वो कैसे आएगा, तो तुम देखो, तो वो अपने पास ऐसे आना चाहिए, एल इफेक्टिव वेक्टर। सही है। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसके लेंथ के बराबर ही होगा, जो कि कितना अपने पास 10√2 सेंटीमीटर है। तो ये भी अपने पास 10√2 सेंटीमीटर होगा। तो तुम देखो, एल इफेक्टिव वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपना जो वी वेक्टर है, बी वेक्टर है और एल इफेक्टिव वेक्टर है, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अपना जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये किस में बदल जाएगा, बी वी एल इफेक्टिव में बदल जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बी कितना अपने पास 1/√2 है, वी कितना अपने पास, वी अपने पास है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1/10 मीटर पर सेकेंड। और एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10√2 सेंटीमीटर है। 10√2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10√2/100 मीटर। ठीक है, तो ये तो वोल्ट में आया, लेकिन तुम्हें किस में चाहिए, मिली वोल्ट में चाहिए। तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा यार। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मेटेलिक क्यूब ऑफ द साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर is moving along the y-axis with a uniform velocity of 2 meter per second in a region of the uniform magnetic field of magnitude 0.5 Tesla directed along the z-axis. In equilibrium, the potential difference between the faces of the higher and the lower potential developed because of the motion through the field will be, और अपन को ये मिली वोल्ट में बताना है। तो यहाँ पर तुम देखो, बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करी गई है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, मतलब एक तरीके से नेट लॉरेंस फोर्स अपना जीरो हो जाएगा ना, जबकि बात करी गई है। सही है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे अपने पास कोई ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर तुम देखोगे कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा ना, वो बेसिकली आएगा अपना इस तरफ। तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो एक तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाएगी। सही है। और इस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स आएगा ना, वो अपना भी इस तरफ आ जाएगा।
तो तुम देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरफ तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन पर एक तरीके से नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होगा इधर, और ऑफ कोर्स ये बात है कि फर्दर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कोई डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में तुम्हारा ये पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो यार इसी से तो अपन रिजल्ट निकालते थे, कौन सा वाला, कि जो अपना ईएमएफ जो इंड्यूस होता है जो कि होता है BVL के बराबर, और ये कब होता है, जैसे अपन ने कोई एक रॉड लिया, ठीक है, रॉड अपना बेसिकली मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी है बाहर की तरफ पूरे रीजन में। तो इस रॉड में जो तुम्हारा ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कितना होता है, तो इस रॉड में जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ ऐसे होगा, और ये कितना होगा तुम्हारा BVL के बराबर होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो BVL ही तो बोलोगे, तो यही तो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सब इसी के कारण होता है सब चीज़ें, अभी थ्योरी तुमने पढ़ रखी होगी। तो BVL तुम्हें फाइंड आउट करना है यार। तो B कितना है, 0.5 है। V कितना है अपने पास, मतलब वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। और L कितना है अपने पास, L है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100। तो ये अपना आएगा वोल्ट में, लेकिन तुम्हें निकालना है किस में, मिली वोल्ट में निकालना है, निकाल लेना यार। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b, ठीक है, और ये अपना बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, एंड देन इनवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 2b टू x इज इक्वल टू 0 एज शोन इन द फिगर। A uniform magnetic field perpendicular to the plane is acting from x is equal to 0 to x is equal to b. Identify the graph showing the variation of the different quantities with the distance. ठीक है, तो जैसे कि मेरे को ऑप्शन देख के पता चल रहा है, एक तो अपने पास बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में है, एक पावर डिसिपेशन के बारे में है, और एक ईएमएफ के बारे में है। तो पहले तो मैं इस मोशन को तोड़ लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे तोड़ता हूँ कि पहले वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक गया, फिर वो x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू 2b तक गया, फिर वो x इज इक्वल टू 2b से x इज इक्वल टू b तक गया, फिर वो x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू 0 तक गया। तो मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ लिया है, सही है। ये तो जब वो आउटवर्ड जा रहा है, ये जब वो इनवर्ड जा रहा है, और मैं ये मान रहा हूँ कि जो अपने पास ये कंडक्टिंग रॉड है, बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है ना, इसको मैं कंडक्टिंग रॉड बोल रहा हूँ, या सिंपली रॉड ही बोल दूंगा मैं। तो अपने पास ये जो रॉड है ना वो बाहर की तरफ जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, या फिर वो अंदर की तरफ आएगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब उसका जो स्पीड है वो हरदम कांस्टेंट है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। तो अब तुम देखो इधर, तो पहले वो किधर था अपने पास, पहले वो अपने पास था x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है भाई। कुछ देर के बाद वो इधर पहुंचेगा, और कुछ देर के बाद वो x इज इक्वल टू b पर पहुंचेगा। तो जैसे जैसे वो बाहर जा रहा होगा, तुम देख सकते हो ये जो अपने पास एरिया है वो बढ़ते जाएगा। अगर एरिया अपने पास बढ़ते जाएगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तो अपने पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो बढ़ते जाएगा, और जैसे ही वो x इज इक्वल टू बी तक पहुँच जाएगा, तो अब अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो अपना मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद तुम देखो, जब तुम्हारा रॉड और आगे जाएगा तो तुम्हें पता है कि अपने पास इस रीजन में, किस रीजन में, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं। अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं, इसका ये मतलब है कि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं आएगा। तो जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ना वो केवल इस वाले रीजन के कारण होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वो अपने पास मैक्सिमम
मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपना फाई है ना वो कांस्टेंट रहेगा, और उसकी जो वैल्यू है ना वो अपने फाई मैक्स के बराबर होगी। और फाई मैक्स कब आएगा? जब वो एक्स इज इक्वल टू बी पर पहुंचेगा। फिर जब वो अंदर आ रहा होगा, मतलब वो यहाँ तक पहुंच चुका है, वो यहाँ तक पहुंच चुका है, अब वो अंदर आ रहा है। अब जब वो अंदर आ रहा है ना, तो तुम देख सकते हो कि फ्लक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं जब तक वो x इज इक्वल टू बी तक नहीं पहुंच जाता है। सही है ना, ये तो तुम समझ रहे होंगे। तो फ्लक्स अभी भी अपना क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जो कि फाइव मैक्स के बराबर होगा। इसके बाद क्या होगा, तुम देखो, अब अपने पास ये जो रॉड है ना ये अंदर आने लग गया। तो अब तुम देख सकते हो कि जो एरिया है, तुम देख सकते हो ये अपने पास जो एरिया है वो अब कम होने लग गया जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रेजेंट है। पहले ये था, फिर ये हो गया, तो एरिया कम होते जा रहा है ना। अगर एरिया कम होते जा रहा है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रेजेंट है, तो बहुत सी बात है कि जो फ्लक्स है वो कम होते जाएगा। तो फ्लक्स अपना क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है, अब तुम देखो इधर, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, तो ईएमएफ तो क्या होता है अपने पास? ईएमएफ होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी। तो अगर तुम्हारा फाइव बढ़ रहा है समय के साथ, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा ना वो तुम्हारा नेगेटिव सेंस में होगा। अगर फाइव तुम्हारा कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितना होगा? जीरो होगा। दोबारा तुम्हारा फाइव कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितना होगा? जीरो होगा। और यहाँ पर तुम देखो फाइव तुम्हारा समय के साथ कम हो रहा है, तब कौन सी बात है कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा ना फिर वो पॉजिटिव सेंस में होगा, क्योंकि डी फाइव बाई डी टी क्या होगा अपने पास? नेगेटिव होगा, और फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस वाले रीजन में जब तक रॉड मूव कर रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव, फिर इन दोनों रीजन में जब रॉड मूव कर रहा है तो ईएमएफ जीरो, फिर इस वाले रीजन में जब रॉड मूव कर रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव। और जैसे कि मैंने बोला कि मुझे पता है कि यहाँ पर जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ना वो मोशनल ईएमएफ के कारण हो रहा है। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा जब भी वो इंड्यूस्ड होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हरदम बी वी एल के बराबर होगा। इस वाले केस में भी बी वी एल होगा, और इस वाले केस में भी बी वी एल होगा, बस सेंस अपोजिट अपोजिट होगा। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से तुम देखो, ये अपना x इज इक्वल टू जीरो, ये अपना x इज इक्वल टू बी, ये फिर अपना x इज इक्वल टू बी, फिर ये दोबारा x इज इक्वल टू बी, फिर ये अपना ये x इज इक्वल टू जीरो। तो पहले फ्लक्स अपना बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया था, फिर अपना घट रहा था। तुम देख सकते हो, ये मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ए तो अपना फ्लक्स रिप्रेजेंट करेगा। तुम देखो x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू बी के बीच में जो अपना ई एम एफ है वो नेगेटिव है। फिर x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू बी, और फिर x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू बी, ई एम एफ अपना जीरो है। फिर x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू जीरो, अपना जो ई एम एफ है वो पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से पहले नेगेटिव, फिर अपना जीरो, फिर अपना पॉजिटिव, तो ये अपना ये ई एम एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा? पावर डिसिपेशन या डिसिपेटेड। और तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जो तुम्हारा पावर डिसिपेटेड है वो किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स सी बात है कि जो भी तुम्हारा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसका होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यार मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, मतलब चाहे ऊपर वाले में हो या चाहे नीचे वाले में हो, तो मैग्नीट्यूड तो बी वी एल के बराबर ही होगा ना। तो पावर डिसिपेशन बेसिकली इस वाले रीजन के लिए और फिर इस वाले रीजन के लिए अपना सेम ही रहेगा। बाकी इन दोनों के लिए अपने पास जो पावर डिसिपेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस ही जीरो है। तो x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू बी तक, और x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू जीरो तक पावर डिसिपेशन बिल्कुल सेम रेट से होगा। और बाकी x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू टू बी, और फिर x इज इक्वल टू टू बी से x इज इक्वल टू बी तक पावर डिसिपेशन अपना जीरो होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस कितना है? जीरो है। तो ये अपने पावर डिसिपेशन हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है यार फिर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन थ्री अपना क्या होगा? सही होगा।
चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ द एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास बेसिकली एक स्क्वायर लूप है, तुम देख सकते हो, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। अगर एरिया अपने पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपने पास साइड लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। द लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 40 टेस्ला। द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर मान लिया है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कि कितनी है, 40 टेस्ला है। अब क्या बोल रही है, द वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अपन को इस स्क्वायर लूप को है ना वो पुल आउट करना है, और यूनिफॉर्मली बोला है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि हरदम जो नेट फोर्स होना चाहिए ना वो 0 होना चाहिए, सही है ना। स्लोली बोला गया है ना, देखो स्लोली, तो नेट फोर्स हरदम 0 होना चाहिए ताकि एक्सक्लेशन कितना हो, 0। तो अब तुम देखो इधर यार, अगर ये 1 सेकंड में बाहर आ रहा है, मतलब एक तरीके से ये जो लूप है वो 5 सेंटीमीटर चल गया है 1 सेकंड में, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो वेलोसिटी होगी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की होगी, ठीक है। अब ये अपने पास वेलोसिटी है जो कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तुम्हें पता है कि इस वाले सेक्शन में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं, मैं किसी टाइम टी की बात कर रहा हूँ। इस वाले सेक्शन में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं, इस वाले सेक्शन में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं, सही है। जो भी तुम्हारा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो बेसिकली बस इस वाले सेक्शन में होगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बीवीएल। तो इतना तुम्हारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब तुम देखो जो तुम्हारी करंट आएगी वो कितनी आएगी, तो ऑफकोर्स ही बात है करंट अपने पास हो जाएगी बीवीएल अपॉन लूप का रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल आर है। तो अब तुम देखो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो अपनी आई फ्लो कर रही है, ठीक है। और मैं ये पता लगा ही सकता हूँ कि तुम्हारे इस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लगेगा, तो इस सेक्शन पर जो फोर्स तुम्हारा जो लगेगा ना वो तुम्हारा लगेगा इस तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स अपने इधर लगेगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा बेसिकली अपना आई एल बी के। बाकी जो इस सेक्शन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, किस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपने ऊपर की तरफ लगेगा। लेट सपोज उसको मैं F1 बोल रहा हूँ, तो इस सेक्शन पर जो फोर्स लगेगा इस सेक्शन पर, तो इस पर अपने नीचे की तरफ लगेगा, और ये भी F1 के बराबर होगा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये अपने पास आएगा बी वी एल अपॉन आर इंटू एल इंटू बी। तो ये अपने पास आ रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो अपना ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट होगा ना उसको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा ना वो एफ एम के बराबर ही होगा, जो कि कितना अपने पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के बराबर है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है यार, तुम देख सकते हो, क्योंकि बी अपना क्या है, यूनिफॉर्म है, एल अपना फिक्स है, वी अपना क्या है, यूनिफॉर्म है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप भी अपना फिक्स है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका जो वर्क डन होगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन अपने किसके बराबर होगा, सिंपली एफ इंटू डेल्टा एक्स के, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ही है, तो फोर्स अपने पास है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास, डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली इस स्क्वायर लूप की साइड लेंथ के बराबर, क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम्हारा स्क्वायर लूप है वो ऐसा हो जाएगा। तो एक तरीके से जो स्क्वायर लूप है वो सामने की तरफ मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में कितना चला है,
अब कौन सी बात है कि स्क्वायर लूप की साइड लेंथ के बराबर चला है, फिर डेल्टा एक्स अपना एल के बराबर है, तो ये अपने पास आ रहा है बी स्क्वायर एल क्यूब वी बाय कैपिटल आर। ठीक है, सब चीज़ की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तुम्हें बस पुट करना है और सब चीज़ें ऐसा यूनिट में पुट करना क्योंकि आंसर अपने पास जूल में है। ठीक है, कर लेना इसको। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके का है, तो इस वाले क्वेश्चन को तुम ही करना। इसमें भी अपन को ही निकालना है वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, और जो अपन लूप को जो पुल आउट कर रहे हैं वो स्लोली कर रहे हैं और यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, मतलब जो वेलोसिटी होगा वो अपना फिक्स होगा। ठीक है, और लूप पर जो नेट फोर्स होगा वो अपना 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो अपने पास कितने हैं, 10 है। इसका ध्यान रखना तुम, एक टन नहीं है, बेसिकली अपने पास 10 टन्स हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, तुम करना इसको, ये तुम्हारे लिए एक तरीके से होमवर्क है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइल ऑफ द एरिया कैपिटल ए एंड कैपिटल एन टर्न्स इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है भाई, तो तुम देख सकते हो ये अपने पास कॉइल है। ठीक है, और इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ना अपना इस तरफ है। ठीक है, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि इनिशियली जो मेरा जो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो सेम डायरेक्शन में है, और मेरी जो कॉइल है ना वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। सही, तो अब तुम देखो इधर क्या बोला इसने, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई अक्रॉस इट एट एन इंस्टेंट व्हेन द बी वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो तुम देखो इधर, तो जैसे सपोज ये अपना कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ घूम रहा है, तो तुम देखो पहले अपना जो एरिया वेक्टर था वो ऐसे था। ठीक है, तो अब तुम देखो इधर ये टी टाइम में कितना घूम जाएगा, तो इन टाइम टी ये अपना ओमेगा टी घूम जाएगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर अपना कॉइल ओमेगा टी घूम जा रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो एरिया वेक्टर है ना वो भी ओमेगा टी घूम जाएगा। तो अब एरिया वेक्टर अपना कुछ ऐसे हो जाएगा। सही है, न्यू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अपन को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो ऐसे ही है, एरिया वेक्टर अपना कुछ ऐसे हो चुका है, और ये वाला जो एंगल है वो अपना ओमेगा टी है। तो फ्लक्स कितना आएगा अपने पास, फ्लक्स आएगा बेसिकली बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये अपने पास फ्लक्स आ गया है। तो अब तुम देखो इधर क्या बोला गया है, अपन को फ्लक्स और ईएमएफ इंड्यूस बताना है जब बी वेक्टर और कॉइल का जो प्लेन है ना वो पैरेलल हो जाए। तो तुम देखो इधर, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि अपनी जो कॉइल है ना वो कुछ ऐसी हो जाएगी। अब तुम देख सकते हो कि जो कॉइल का प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अब सेम प्लेन में है, मतलब पैरेलल है, कुछ भी बोल दो जैसा बोलना है तुम्हें। अब तुम देख सकते हो कि जो एरिया वेक्टर होगा वो तो अपना किधर होगा, अंदर की तरफ मान लेते हैं यार, तो एरिया वेक्टर अपना अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब ऐसे है अलोंग द प्लेन। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो अपने पास ये जो ओमेगा टी होगा वो कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। ठीक है, अगर ओमेगा टी अपना पाई बाय 2 होगा तो फ्लक्स अपना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स अपना 0 आ चुका है। ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस अपना बराबर होगा माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो मेरे को तो बस उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मॉड लगा देता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ही अगर मैं मॉड लगा देता हूँ तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर अपन ने गलती कर दी है, गलती क्या कर दी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अपने 1 के बराबर नहीं है, n के बराबर है, तो यहाँ पर अपन n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी n आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है,
तो अब तुम देखो ओमेगा टी तो अपना पाई बाई टू के बराबर है, तो ओमेगा टी अगर अपना पाई बाई टू के बराबर है तो साइन पाई बाई टू तो 1 होता है, तो ये अपने पास कितना आ गया एन बी ए ओमेगा। तो ये अपने पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो फ्लक्स तो जीरो और ईएमएफ इंड्यूस इतना है, तो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन 2। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विद 210 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है भाई, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ठीक है भाई, तो तुम देखो ये अपने पास बेसिकली रॉड है। ठीक है, इस रॉड का लेंथ अपना कितना है 20 सेंटीमीटर है और ओमेगा अपने को गिवन है, और अपन इसको इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ठीक है, वो अपन निकाल देंगे कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी। द अदर एंड, ये ऑर्डर नहीं है, अदर है ये बेसिकली। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलर मेटेलिक रिंग। तो ये अपने पास ये सर्कुलर मेटेलिक रिंग है और रॉड का ये अदर एंड बेसिकली सर्कुलर मेटेलिक रिंग के साथ कॉन्टेक्ट में है। अ कांस्टेंट एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि 0.2 टेस्ला है, और इसका जो डायरेक्शन दे रखा है ना वो तुम्हारे एक्सिस के पैरेलल दे रखा है। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना पूरे रीजन में वो अपनी अंदर की तरफ है, और वो अपनी वो यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी है वो 0.2 टेस्ला। द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग इज डैश मिली वोल्ट। तो अपन को डैश की वैल्यू बतानी है और पाई का वैल्यू कितना गिवन है 22/7 गिवन है। तो तुम देखो इधर अपन को बोला गया है कि जो अपना ओमेगा है ना वो कितना है 210 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो मतलब 210 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 1 सेकंड में बेसिकली करेगा 210/60 रेवोल्यूशन। जीरो से जीरो गया, मेरे हिसाब से कितना आ रहा है ये 7/2 रेवोल्यूशन आ रहा है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना घूम गया 7/2 इंटू 2 पाई रेडियन घूम गया, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में ये 2 पाई रेडियन घूमेगा। 2 से 2 गया, कितना आ गया अपने पास ये 7 पाई रेडियन। 1 सेकंड में इतना घूम रहा होगा, तो अब कौन सी बात है ओमेगा कितना आ जाएगा 7 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये अपने पास क्या है एंगुलर स्पीड है। तो अपने को तो ईएमएफ इंड्यूस बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो ओमेगा मैं ऐसे मान लेता हूँ। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो अपना ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना यार। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है किसके बराबर होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास ये हाफ इंटू बी, बी कितना होगा बी होगा 0.2, ओमेगा कितना है अपने पास 7 पाई है एल स्क्वायर। तो एल कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 1/5 मीटर, तो 1/25। तो ये अपने पास आ गया हाफ इंटू 0.2 इंटू 7 इंटू 22/7 इंटू 1/25। 7 से 7 गया, ये हो गया है 10। तो ये अपने पास आ रहा है 22/250 वोल्ट। अपन को तो मिली वोल्ट में निकालना है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से हो गया 4, ये आ जाएगा अपने पास कितना 88 मिली वोल्ट। तो इसका जो आंसर है वो कितना अपने पास 88 है। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द साइड लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विद इट्स साइड्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली moves with a velocity of 5 centimeter per second in the positive x-axis direction in a space containing a variable magnetic field in the positive z direction. The field has a gradient of 10 की power minus 3 Tesla per centimeter along the negative x direction, and it is decreasing with the time at a rate of 10 की power minus 3 Tesla per second. If the resistance of the loop is 6 milliohm, the power dissipated by the loop as a heat is x into 10 की power minus 9 watt। मतलब कुछ ऐसा है।
तो अपन को बेसिकली एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो तुम देख सकते हो उधर ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, जिसकी ये वाली लेंथ अपने पास है 12 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ अपने पास है 5 सेंटीमीटर, और ये लूप है ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है भाई, तुम देख सकते हो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास 12 सेंटीमीटर हो गया, ये अपने पास 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो तुम देखो बोला गया है कि द फील्ड हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फील्ड का ग्रेडियंट क्या होगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो तुम बोलोगे कि डी बी बाई डी एक्स। जो तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे डी बी बाई डी एक्स को? तो डी बी बाई डी एक्स तुम लिखोगे बेसिकली माइनस का 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? माइनस का 10 की पावर -3 टेस्ला अपॉन 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा -1/10 टेस्ला पर मीटर। तो ये अपना डी वी बाई डी एक्स है। ठीक है भाई, अब तुम देखो ये भी बोला गया है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो तुम्हारा समय के साथ डिक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकेंड। मतलब डी बी बाय डी टी अपने को जो गिवन है ना वो गिवन है माइनस का 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है ना पूरे रीजन में वो तुम्हारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग दे रखा है, मतलब वो बाहर की तरफ होगा। अब तुम्हारे इस रेक्टेंगुलर लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना वो बेसिकली दो के कारण होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा टाइम वेरिंग भी है, ठीक है, और वो तुम्हारा एक तरीके से मैं बोलूँ कि नॉन यूनिफॉर्म भी है। टाइम वेरिंग के कारण वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट अ कांस्टेंट। तो एक तो इसके कारण ईएमएफ आएगा अपना टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, और ये अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना और अपना जो रेक्टेंगुलर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए चल रहा है, तो हो सकता है कि मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती ना तो फिर तो मोशनल ईएमएफ नहीं आता, क्योंकि पूरा रेक्टेंगुलर लूप अगर मैं कंसिडर करता ना तो पूरे रेक्टेंगुलर लूप से तुम्हारा नेट मोशनल ईएमएफ जीरो हो जाता अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना इसलिए मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तुम देखो इधर, जैसे इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो तुम देखो इधर ए बी वाले सेक्शन में तो कोई ईएमएफ तुम्हारा इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि इसका जो एल वेक्टर है और जो तुम्हारा वी वेक्टर है वो पैरेलल है भाई। ए बी वेक्टर और वी वेक्टर पैरेलल है ना, तो ए बी वाले सेक्शन में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। बीसी वाले सेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बीसी वाले सेक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ ऐसे होगा, जिसको मैं लिख देता हूँ बेसिकली E1। सिमिलरली सीडी वाले सेक्शन में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि सीडी वाले सेक्शन का जो एल वेक्टर है और जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है, तो उस केस में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। बाकी डीए वाले सेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कैसे होगा भाई? तो इसमें भी कुछ ऐसे होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसको मैं E2 बोल देता हूँ। तो एक तरीके से तुम देखो जो तुम्हारा नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना
बस ये मोशन के कारण ही। वो कितना तुम्हारा, वो नेट तुम्हारे पास होगा बेसिकली। अब बताओ इसमें E2 बड़ा होगा कि E1 बड़ा होगा, तो अपन कैसे पता लगाएंगे? तो तुम देखो इधर dB/dx अपन को गिवन है माइनस का 1/10 टेस्ला पर मीटर। तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो अपन को नॉन यूनिफॉर्म गिवन है ना, वो जो है वो बस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रही है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट मैंने अपना फिक्स कर लिया, जैसे तुम देखो ये वाली लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर जगह सेम होगी, इस वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा सेम है। इस वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी, इस वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को तुमने फिक्स कर लिया। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है ना ओरिजिन पर, वो कितनी है, B0 है। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो B0 है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, dB इज इक्वल टू माइनस का 1/10 इंटू dx। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट करेंगे। तो x बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड अपना B0 के बराबर है। तो x बराबर x पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये अपने पास आएगा B-B0 इज इक्वल टू माइनस का x/10। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ से अपने पास रिलेशन आ रहा है B इज इक्वल टू B0 माइनस x/10। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो तुम देखो यार, यहाँ पर अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पर हो जाएगी अपने पास B0 माइनस x/10। अब x तुम्हें जो लेना है ना, वो मीटर में लेना है। तो ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर। ठीक है, तो 0.12/10। तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी इतनी हो गई है। ठीक है भाई। तो अगर ऐसा है, मुझे पता है कि जो मेरा E1 होगा वो किसके बराबर होगा, E1 मेरा बराबर होगा B0 माइनस 0.12/10 इंटू वेलोसिटी। तो वो है अपने पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड इंटू एल। एल कितना अपने पास, तो जो लेंथ होगा ना बीसी वाले सेक्शन का, वो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2। तो E1 की वैल्यू इतनी आएगी। E2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, B0 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, ये अपने पास वेलोसिटी हो गई है, इंटू साइड लेंथ 5 इंटू 10⁻⁻2, ये भी अपना वोल्ट में होगा। तो एक तरीके से तुम देख सकते हो कि E2 तुम्हारा E1 से बड़ा होगा, तो नेट EMF जो इंड्यूस्ड होगा ना मोशन के कारण, वो होगा अपने पास E2 माइनस E1। तो अगर मैं E2 माइनस E1 कैलकुलेट करूँगा ना, तो ये B0 वाला फैक्टर तो अपने पास कट जाएगा। सही है, तो अपने पास क्या बचेगा, 0.12/10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 कितना हो गया 300, इंटू यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻7 आ रहा है यार मेरे हिसाब से। हाँ, इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। तो अपना जो नेट EMF जो इंड्यूस है ना मोशन के कारण, वो अपना जो आएगा ना, वो बेसिकली इस सेंस में आएगा, इस सेंस में, मतलब वो करंट को कुछ ऐसे इंड्यूस्ड करेगा। सही है, कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम देखो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो टाइम का भी फंक्शन है, और ये बोला गया है कि वो समय के साथ है ना इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण भी EMF इंड्यूस्ड होगा।
तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अपनी बाहर की तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो फ्लक्स होगा ना वो कम होगा, तो ईएमएफ कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा ताकि बाहर की तरफ के फ्लक्स को वो बढ़ा सके। तो मेरे हिसाब से उसमें भी ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा, मतलब ई टू के सेंस में ही होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो वो कितना आएगा अपने पास, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं यार। ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे हिसाब से तो इसको अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैं बोल देता हूँ ई डैश। तो ई डैश की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ए इंटू डी बी बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स को तुम कैसे लिखते हैं, फ्लक्स को तुम ऐसे बी इंटू ए के फॉर्म में तो लिखते हैं। अब बस मेरे को तो टाइम वेरिंग के कारण निकालना है, ठीक है ना भाई। अब मुझे पता है कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता था बी इंटू ए के फॉर्म में, क्योंकि बी मेरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मुझे पता है। लेकिन तुम देखो, तुम्हें तो डी फाइव बाई डी टी निकालना है ना, तो जब तुम डी फाइव बाई डी टी निकालोगे तो उसमें जो तुम फैक्टर जो लोगे ना, तो फैक्टर तो मेरा वो टाइम वाला ही मेरे को लेना है। तो डी बी बाई डी टी तो हर जगह सेम है, डी बी बाई डी टी तो हर जगह सेम है, ठीक है ना। तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पर जो निकाल रहे हैं ना वो बस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स तुम डायरेक्टली यहाँ पर बी इंटू ए नहीं बोल सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन वो बी जो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म था ना उसके कारण अपन ईएमएफ इंड्यूस पहले से निकाल चुके हैं। अब तो बी अपना पास एक तरीके से टाइम का फंक्शन अपन मानेंगे, ठीक है, कि जो तुम्हारा वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ जो वेरी कर रहा था उसके कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस रहा है वो निकालना है। तो डीबी बाई डी टी तो हर जगह सेम है, डीबी बाई डी टी तो हर जगह सेम है, सही। तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो एरिया तो कितना हो जाएगा अपने पास, 12 × 5 × 10⁻⁴, सही है। और डीबी बाई डी टी कितना है, तो मैंने ये तो निकाल ही लिया ना कि ईएमएफ किस सेंस में इंड्यूस होगा, तो बस उसका मैग्नीट्यूड चाहिए डीबी बाई डी टी का, जो कि 10⁻³ है। तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 60 × 10⁻⁷। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁵ वोल्ट, ये अपने पास ई डैश है। तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, तो ये अपने पास हो जाएगा, एक तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम सेंस में आ रही है ना, तो एक तरीके से हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁵ वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ गया अपने पास। अब अपन को पावर डिसिपेशन निकालना है, तो पावर डिसिपेशन किसके बराबर होगा, जो भी तुम्हारा नेट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका होल स्क्वायर अपॉन लूप का रेजिस्टेंस। तो 3.6 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है लूप का, तो वो अपन को गिवन होगा यार मेरे हिसाब से, हाँ 6 मिली ओम। तो 6 × 10⁻⁻3, तो ये अपने पास आएगा कितना आएगा, ये 3.6 × 3.6 × 10⁻10 अपॉन 6 × 10⁻3, तो ये अपने पास हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो 36 × 6 कितना होता है यार अपने पास, 216। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली क्या, 2.16 × 10⁻7 वाट, ठीक है। अपन को कैसे बोला गया है, 10⁻⁹ × x के फॉर्म में लिखना है, तो इसको अपन लिखेंगे फिर 216 × 10⁻⁹ वाट। तो मेरे हिसाब से x का वैल्यू कितना आएगा, 216 आएगा। ये अपना आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। हो सकता है कि मेरा आंसर गलत हो, कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई हो, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है 216, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
A coil is placed in a time varying magnetic field. ठीक है. If the number of the turns in the coil were to be halved and the radius of the wire is doubled, the electrical power dissipated due to the current induced in the coil would be. ठीक है भाई. तो ये अपने पास एक कॉइल है. ठीक है. इसका जो रेडियस है वो मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ. नंबर ऑफ टर्न्स में कैपिटल एन मान रहा हूँ. ठीक है. और तुम देखो वायर कुछ ऐसा होगा अपना. तो ये कॉइल बेसिकली वायर से तो बना होगा. तो तुम देखो इधर ये जो वायर का जो रेडियस है ना वो अपना स्मॉल आर है. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं हाफ कर दे रहा हूँ. जो तुम्हारा वायर का जो रेडियस है ना उसको मैं डबल कर दे रहा हूँ. भाई इस कैपिटल आर को चेंज नहीं कर रहा मैं ये स्मॉल आर को चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. कैपिटल आर तो मेरा एज इट इज ही रहेगा अगर कुछ नहीं बोला गया है. ठीक है. अब तुम देखो इधर, अगर मैं इस वाले केस में वायर का जो टोटल लेंथ है वो अगर एल बोल रहा हूँ, तो इस वाले केस में मैं वायर का जो टोटल लेंथ होगा ना उसको मैं L/2 बोलूँगा. ऐसा क्यों भाई? भाई एल को तुम ये तो लिखोगे एन इंटू 2πr. लेट सपोज इसमें मैं एल डैश मान लेता हूँ, तो एल डैश की वैल्यू क्या है अपने पास n/2 इंटू 2πr. तो ये L/2 हो जाएगा. तो वायर का जो टोटल लेंथ है ना वो अपना आधा हो चुका है. अब तुम देखो जो अपना पावर डिसिपेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो भी तुम्हारा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका होल स्क्वायर अपॉन जो भी तुम्हारे कॉइल का जो टोटल रेजिस्टेंस है. अब जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, रो एल अपॉन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया. एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर है, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, πr² हो जाएगा. ठीक है. तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे. और ईएमएफ इंड्यूस्ड इसके बराबर होगा. तो तुम देखो तुम्हारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है मेरे हिसाब से इसके बराबर होगा. किसके बराबर मैं बताता हूँ. जैसे अगर फ्लक्स लिखना चाहोगे तो फ्लक्स कैसे लिखोगे तुम, B इंटू ए इंटू एन. ऐसे तुम फ्लक्स लिखोगे. ठीक है. ए मतलब क्या अपने पास पाई कैपिटल R² है. तो d∅dt क्या होगा अपने पास, ईएमएफ इंड्यूस होगा. मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो ए इंटू एन इंटू dB/dt, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपना टाइम का फंक्शन था ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ. तो जो तुम्हारा पावर डिसिपेशन है वो कैसा आएगा अपने पास, ए इंटू एन इंटू dB/dt का होल स्क्वायर अपॉन वायर का रेजिस्टेंस. वो आ जाएगा अपने पास रो एल अपॉन πr². सही है. अब तुम देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P अपना बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैपिटल N² अपॉन L इंटू स्मॉल r² के. क्योंकि इस वाले केस में और इस वाले केस में अपना एक तो कैपिटल N चेंज हो रहा है, एक स्मॉल r चेंज हो रहा है और एक L चेंज हो रहा है. बाकी जो अपन का कैपिटल A है जो कि पाई कैपिटल R² वो चेंज नहीं होगा, dB/dt भी चेंज नहीं होगा. ठीक है. रो भी चेंज नहीं होगा और ये पाई तो कांस्टेंट है ही. तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसको मैं लिख रहा हूँ. तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर जैसे पावर डिसिपेशन का जो रेट है वो P है, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू N² इंटू स्मॉल r² अपॉन L². यहाँ पर पावर डिसिपेशन का रेट अपना P डैश आएगा, तो P डैश प्रोपोर्शनल टू N/2 का होल स्क्वायर इंटू 2r का होल स्क्वायर अपॉन L/1 सेकेंड. यहाँ पर बेसिकली ये L² नहीं आएगा, केवल L आएगा. तो ये आ जाएगा L/2. तो P डैश इज प्रोपोर्शनल टू आ रहा है मेरे हिसाब से कैपिटल N² R² अपॉन L इंटू 2. तो मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करके देखूंगा ना तो P डैश की वैल्यू 2P के बराबर आएगी. तो मेरे हिसाब से आंसर जो है ना वो ऑप्शन 4 हो जाना चाहिए. फिर चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ द रेडियस 1 मीटर इज बीइंग हीटेड बाय द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. क्योंकि बी वेक्टर है पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द कॉइल इज लेड. द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 माइक्रो ओम
द मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली स्विच ऑफ, दैट इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस इन टाइम एज। तो मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है जब अपन उसको स्लोली स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा गिवन है। 4/पाई इंटू 10⁻³ इंटू 1 - स्मॉल टी क्या बेसिकली टाइम है, और ये अपन को टेस्ला में गिवन है। द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द कॉइल बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली इज कैपिटल ई, और ये अपन को मिली जूल में बताना है। ठीक है, तो करते हैं यार। तो तुम देखो इधर अपने पास बेसिकली एक एक कॉइल है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस कॉइल की प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम तो है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वेरी करी ना, इसलिए इस कॉइल का जो रेडियस है ना अपन को कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है। तो अगर मैं यही कैलकुलेट करूँ कि इस कॉइल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा, तो वो मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से लिखूंगा, जो कि हो जाएगा बी ए कॉस 0, मतलब सिंपल बी ए। तो अपने पास ये फ्लक्स हो गया, तो ई एम एफ कितना इंड्यूस्ड होगा अपने पास, ये हो जाएगा ए इंटू डी बी बाई डी टी। माइनस साइन भी लगा दो, क्योंकि जो ई एम एफ जो इंड्यूस्ड होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, इसलिए बस। तो बस करते हैं यार। तो ई एम एफ जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा अपने पास, माइनस ए इंटू डी वी बाई डी टी। तो मेरे हिसाब से माइनस का पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी कितना हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से जाएगा 4/पाई इंटू 10⁻³ इंटू -1/100। डी बी बाई डी टी इतना आएगा मेरे हिसाब से, सही है। तो पाई से पाई गया, ठीक है, माइनस से माइनस गया, तो कितना आ रहा है अपने पास, ये अपने पास आएगा मेरे हिसाब से 4 इंटू 10⁻⁵ तो ई एम एफ इतना इंड्यूस हो रहा है, तो जो तुम्हारा पावर डिसिपेशन है वो किसके बराबर होगा, जो भी तुम्हारा ई एम एफ जो इंड्यूस हुआ है उसका होल स्क्वायर अपॉन तुम्हारे कॉइल का रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर अपॉन कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो कितना आ रहा है अपने पास, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, सॉरी वाट। पावर निकाला ना अपन ने, तो पावर इतना आ रहा है। तो तुम देखो यार, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी देर में कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब ये जीरो किस टाइम पर होगा। तो मेरे हिसाब से जब अपना 1 - जीरो होगा, तो ये तो स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड पर अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जीरो हो जाएगा। तुम देख सकते हो जब स्मॉल टी की वैल्यू तुम 100 पुट करोगे ना, तो 1 - 100/100 जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इतने समय में, मतलब टी इज इक्वल्स टू जीरो से टी इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड के बीच में तुम्हारा जो एनर्जी है वो कितना डिसिपेट हो चुका है। अब तुम देखो जो तुम्हारा पी है ना वो बेसिकली कांस्टेंट है, तो हीट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो हीट किसके बराबर होगा, पी डेल्टा टी, मतलब 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² जूल, सही है, जिसको मैं 80 मिली जूल भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना यार वो 80 होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करंट इन द कॉइल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन को गिवन है, क्या गिवन है, 2 साइन, और साइन के अंदर बेसिकली टी स्क्वायर है, और ये एम्पियर में गिवन है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्पेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इज। तो तुम देखो जब करंट तुम्हारा 0 एम्पियर था तो इंडक्टर में कितनी तुम्हारी एनर्जी स्टोर थी, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी,
तो वो तुम लिखोगे सिंपली हाफ इंटू एल, जो कि है 2 × I², मतलब 0², तो वो 0 है। जब करंट तुम्हारा 2 एम्पियर हो गया तो तुम्हारे इंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो हाफ इंटू एल, एल मतलब 2, और इंटू I² मतलब 2², तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है 4 जूल। तो तुम देखो जो भी तुम्हारे इंडक्टर में जो एनर्जी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 4 जूल बढ़ रही है, तो इतना ही तो एनर्जी स्पेंड करा होगा तुमने, जब भी तो तुम्हारे इंडक्टर में एनर्जी बढ़ी है, तो उसका आंसर कितना होगा, 4 जूल होगा यार। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 10 ओम 20 मिली हेनरी कॉइल कैरिंग द कांस्टेंट करंट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट थ्रू अ स्विच। ठीक है, और उसको अपन ओपन कर देते हैं, और जो करंट अपनी वो जीरो हो जाती है 100 माइक्रो सेकेंड में। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज। अब तुम देखो, ये अपने पास वो बेसिकली कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास है 10 ओम, और इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो अपने पास है 20 मिली हेनरी। अब इसको अपन एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और उस बैटरी का जो वोल्टेज है ना वो 20 वोल्ट है। तो जब स्टडी स्टेट रीच हो जाएगी इधर, तो करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट अपनी जो फ्लो होगी वो होगी बेसिकली 20/10, सही है ना, मतलब 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण जो फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना आएगा, तो उसको मैं L इंटू आई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास आएगा बेसिकली 20 × 10⁻³ इंटू 2, मतलब ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻² वेबर। तो अपना ये इनिशियल फ्लक्स है एक तरीके से। अब अगर मैं स्विच को ओपन कर दिया, अगर मैंने स्विच को ओपन कर दिया, स्विच ओपन हो गया और करंट तुम्हारी जीरो हो चुकी है, ठीक है, तो तुम्हारा जो फ्लक्स है जो कि L इंटू आई के रूप में मैं लिखूंगा, तो फ्लक्स अपना जीरो हो जाएगा यार। और ये सब कितनी देर में हो रहा है, ये सब हो रहा है अपना 100 माइक्रो सेकेंड में। तो जो अपना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो अपन कैसे लिखेंगे, वो अपन लिखेंगे बेसिकली मॉड ऑफ डेल फाई बाई डेल टी, सही है ना। तो तुम्हारा जो चेंज इन फ्लक्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 4 × 10⁻², और टाइम कितना लग रहा है, 100 × 10⁻⁻6 सेकेंड का लग रहा है। तो कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा मेरे हिसाब से 4 × 10⁻² वोल्ट, मतलब 400 वोल्ट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 400 वोल्ट को होना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइल ऑफ द इंडक्टेंस 2 हेनरी हैविंग द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अ सप्लाई हुज वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो वोल्टेज अपन को ऐसा कुछ गिवन है, V इज इक्वल टू 3t वोल्ट। यहाँ पर ये क्या है, t क्या है, अपना टाइम है सेकंड में। If the voltage is applied when the time t is equal to 0, the energy stored in the coil after the 4 second is। तो तुम देखो अपने पास बेसिकली क्या एक कॉइल है जिसका अपन को इंडक्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 2 हेनरी का गिवन है। अब इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी है, और बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो अपना कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मैं किसी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि करंट कितनी अपने पास आई है। तो अगर मैं केवीएल लगाऊँ, तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, मतलब ऐसे जाऊँगा, तो जो मेरा पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो 3t का होगा। फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मेरे पोटेंशियल में चेंज कितना का आएगा, -LdI/dt का आएगा। जहाँ से मैंने चालू करा था मैं वहीं पर ही आ गया, तो नेट पोटेंशियल का चेंज कितना होगा, 0 का होगा। तो 3t इज इक्वल्स टू LdI/dt, मतलब 2dI/dt। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2di अपना किसके बराबर है, 3t dt के बराबर है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो अब तुम देख सकते हो कि जब तुम्हारा ये टाइम t इज कुछ 0 था,
जब अपन ने बेसिकली इस बैटरी को कनेक्ट करा था तो एकदम से करंट तो आ नहीं सकती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो जीरो होगी। तो जब तुम्हारा टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड हो गया, तो करंट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये तो मैं निकाल ली है। तो कितनी हो जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अपने पास 3 × 4² बाय 2। तो मेरे हिसाब से जो अपने पास करंट आ रही है वो कितनी आएगी, 12 एम्पियर की आएगी। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर करंट कितनी होगी। अब तुम देखो t इज इक्वल टू 0 पर करंट अपनी 0 है, तो तुम्हारा जो इंडक्टर है वो कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल स्टोर करेगा, 0 करेगा। और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर करंट अपनी कितनी है, 12 एम्पियर है, तो अपना जो इंडक्टर है वो कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। एल कितना अपने पास 2 है, इंटू आई स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 जूल। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 144 होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन इंडक्टर कॉइल स्टोर्स 64 जूल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड डिसिपेट एनर्जी एट अ रेट ऑफ 640 वाट when the current of 8 ampere is passed through it. If the coil is joined across an ideal battery, find the time constant of the circuit in second. तो एक अपने पास बेसिकली इंडक्टर की कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ मैं, तुम देखो, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर रहा है तो मतलब एल तो होगा ही, और ये एनर्जी को डिसिपेट भी कर रहा है मतलब आर भी होगा। तो एक नॉन आइडियल कॉइल है ये। तो सेल्फ इंडक्टेंस में एल बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस में आर बोल रहा हूँ, जब अपनी करंट पास कर रही है ना वो आई है। तो इंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ एल स्क्वायर। तो ये अपने को 64 की बने। और जो तुम्हारे ये रजिस्टर है किस रेट से एनर्जी डिसिपेट करेगा, मतलब पावर डिसिपेशन क्या होगा अपने पास, तो वो अपन लिखेंगे बेसिकली आई स्क्वायर इंटू आर, जो कि अपन को 640 की बने। सही है। तो ये अपने पास इक्वेशन 1, ये अपने पास इक्वेशन 2। अपने को तो टाइम कांस्टेंट चाहिए ना, टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वो तो एल बाय आर के बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा अपने पास, ये एल आई स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाय आई स्क्वायर इंटू आर किसके बराबर होगा, 64/640। तो आई स्क्वायर कट गया है, तो एल बाय आर अपना कितना आ रहा है, 1/10 इंटू 2, मतलब 1/5, जो कि हो जाएगा 0.2। तो यही अपना यार टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड such that the electric current in the circuit changes at the rate of 8 एम्पियर पर सेकेंड। अब तुम देखो इधर, अगर अपने पास ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर इसको मैं बाहर की तरफ क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आर की वैल्यू मेरी बढ़ रही है। अगर आर की वैल्यू मेरी बढ़ रही है तो ऑफकोर्स सी बात है कि करंट मेरा समय के साथ कम होना चाहिए। अगर करंट मेरा समय के साथ कम होना चाहिए तो जो मेरा डी आई बाई डी टी होगा ना, तो उसको मैं लिखूंगा -8 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी अपना इतना होगा। अब ये बोल रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द आर इज 12 ओम द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट विल बी। तो अब तुम देखो इधर यार, जैसे मैं तो केवीएल लगा दूंगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, ये 12 वोल्ट है, ये 3 हेनरी है, और ये किसी इंस्टेंट पर अपने पास लेट सपोज आर ओम का है। तो करंट मैंने ऐसे मान ली है, ठीक है। जब अपना ये रेजिस्टेंस आर ओम होगा तो करंट अपन की आई होगी, ये मैंने मान लिया है। तो क्या लिखूंगा मैं, 12 माइनस 3 डी आई बाई डी टी, क्योंकि जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा इंडक्टर के अक्रॉस तो जो मेरा पोटेंशियल में चेंज होगा वो माइनस का एल डी आई बाई डी टी होगा। सही है। फिर होगा माइनस का आई आर। जब मैं रजिस्टर के अक्रॉस जाऊंगा करंट की डायरेक्शन में
तो पोटेंशियल का चेंज माइनस का ही आ, जहाँ से मैंने चालू करा था मैं वहीं पर ही आ गया, तो नेट पोटेंशियल का चेंज 0। तो 12 -3 इंटू डी आई बाई डी टी में बेसिकली माइनस का 8 लिखूंगा, प्लस का 8 नहीं, ठीक है। उसका रीज़न मैंने तुम्हें समझा दिया है। ये माइनस का 8 होगा, माइनस का आई इंटू आर, आर कितना है, तो इस सिचुएशन में मतलब जब अपना जो आर 12 ओम होगा, जब भी तो करंट निकालनी है अपन को, तो आर की वैल्यू अपन 12 लेंगे। तो निकाल लेना यार तुम्हारी करंट कितनी आ रही है, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द बैटरी ऑफ द ईएमएफ ई वोल्ट। If capital E की power A upon 2B joule per second represent the maximum rate at which the energy is stored in the inductor in the form of the magnetic field, तो अपन को बताना है कि B by A की वैल्यू क्या होगी। अब अपन को पता है कि जो इंडक्टर में जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या होती है, तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं कि U इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। सही है। तो डी यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर। सही है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास आना चाहिए, तो हाफ इंटू एल, ये तो कांस्टेंट होगा, और आई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 2i डी आई बाई डी टी। ठीक है, 2 से 2 गया, ये अपने पास आ रहा है कितना, एल आई डी आई बाई डी टी। अब मुझे पता है कि इस सर्किट में जो अपन के पास जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आता है ना, वो कुछ ऐसा आता है। ये तुमने ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ रखा होगा एल आर सर्किट में। तो ये आता है ई बाय आर इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस स्मॉल टी बाय टाउ, और ये टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का, जो कि एल बाय आर होगा। सही है। तो अपने पास जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है ना, कुछ ऐसा आएगा, ई बाय आर इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस स्मॉल टी बाय टाउ। चलो टाउ की वैल्यू पे पुट कर देते हैं, एल बाय आर, तो एल तो नीचे आ गया, आर ऊपर आ गया। तो डी आई बाई डी टी कितना आएगा अपने पास, डी आई बाई डी टी अपने पास आएगा माइनस ई बाय आर इंटू आर बाय एल ई की पावर माइनस स्मॉल टी आर बाय एल, आर से आर गया, ठीक है ना भाई। और एक माइनस साइन और आएगा बाहर भाई, एक माइनस साइन तो इसकी वजह से और एक माइनस साइन इसकी वजह से, तो एक तरीके से जो अपना डी आई बाई डी टी है ना, तो वो नेट तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये प्लस लगा दो बाहर, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा ई बाय एल ई की पावर माइनस स्मॉल टी आर बाय एल, तो ये अपना डी आई बाई डी टी है। सही है। तो अब तुम देखो, ये अपने पास आएगा बेसिकली एल इंटू आई, आई क्या अपने पास ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस स्मॉल टी आर बाय एल। सही है। और डी आई बाई डी टी कितना अपने पास, ई बाय एल इंटू ई की पावर माइनस स्मॉल टी आर बाय एल, तो एल से एल गया, ये अपने पास क्या आ रहा है, ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस स्मॉल टी आर बाय एल माइनस ई की पावर माइनस 2t आर बाय एल, ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास ये डी यू बाई डी टी। सही है। अब इसकी अपन को क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा और फिर वो मैं टी की वैल्यू इधर पुट करूंगा, तो मेरे को डी यू बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अपने पास डी यू बाई डी टी कितना है, ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस स्मॉल टी आर बाय एल माइनस ई की पावर माइनस
2TR/L। तो d²u/dt² इज इक्वल टू 0। जब भी तुम्हें du/dt का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना भाई, तो करो डिफरेंशिएट इसको। तो e²/r तो कॉमन ले लिया मैंने, इसका क्या जाएगा माइनस का r/l e⁻ (t)r/l। इसका कितना जाएगा प्लस 2r/l e⁻(2t)r/l इज इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से 2r/l e⁻(2t)r/l इज इक्वल टू r/l e⁻(t)r/l, ऐसे लिखूंगा मैं। तो अब तुम देखो r/l और r/l कट चुका है, तो 2 इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास e⁻(t)r/l। तो 2 इज इक्वल टू e⁻(t)r/l, दोनों तरफ मैंने लॉन ले लिया, तो ln 2 इज इक्वल टू t/r/l। तो t की वैल्यू क्या आ रही है l/r ln 2। तो इस टाइम पर अपना जो du/dt है ना वो मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई। अब du/dt था कितना, du/dt अपने पास था e²/r इंटू e⁻(t)r/l माइनस e⁻(2)t/r/l। टाइम अपने पास कितना आ रहा है l/r ln 2। तो पुट कर देता हूँ मैं। तो du/dt एट टाइम t इज इक्वल टू l/r ln 2 कितना आएगा अपने पास, ये e²/r, और यह आ जाएगा मेरे हिसाब से e⁻(ln 2 माइनस e⁻(2 इंटू ln 2। सही है। तो ये अपने पास आ रहा है e²/r, ये आ जाएगा हाफ, और ये आ जाएगा मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा ये 1/4। तो ये अपने पास आ रहा है e²/4r। तो ये du/dt का मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको e⁻(a/2b से, अपना ये कितना है e⁻(2/4r। सही है ना। तो मतलब एक तरीके से e²/r का वैल्यू कितना लेना है अपन को 25 लेना है ना, तो 100 है। b का वैल्यू तो अपने पास 50 है, a का वैल्यू अपने पास 2 है, तो b/a मतलब 50/2 कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 आंसर होना चाहिए इसका यार। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकती है कि गलती हो गई हो, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रजिस्टर विद द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ohm, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स with the inductance L is equals to 2 millihenry and an ideal battery with the EMF E is equals to 9 volt. The current I just after the switch S is closed will be। तो जैसे ही अपन इस स्विच को क्लोज करते हैं तो अपन को बताना है कि ये अपनी करंट कितनी है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो अपना ये इंडक्टर है ना वो किसकी तरह वेव करेगा, एक तरीके से ये एक ऐसे वायर की तरह बिहेव करेगा जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा इनफाइनाइट होगा। मतलब एक तरीके से ये ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी, इस वाली ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ब्रांच में क्या इंडक्टर है। तो तुम्हारा जो करंट होगा ना वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा। तो मेरे हिसाब से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा अपना E/2R, मतलब 9/2R, मतलब 9/2 इंटू R कितना है 2 है, तो हो जाएगा 9/4 एम्पियर, जो कि कितना हो गया अपने पास 2.25 एम्पियर। तो ऑप्शन 1 अपना आंसर हो गया। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अपने पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, और उसके पास एक स्विच है जो कि 2 वे स्विच है।
इनिशियली द स्विच एस इज ओपन, ठीक है, एंड देन T1 इज कनेक्टेड टू T2। तो अपन का T1 और T2 का कनेक्शन है, ठीक है। एज द करंट इन कैपिटल R इज इक्वल टू 6 ओम अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टडी स्टेट लेवल, ठीक है। मतलब ये जो करंट है ना अपनी, वो स्टडी स्टेट करंट आ चुकी है, तो ये अपनी करंट मेरे हिसाब से जो होगी ना वो होगी 6/6, मतलब 1 एम्पियर की करंट होगी। तो इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी ना स्टडी स्टेट पर, वो 1 एम्पियर की करेगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि T1 और T2 का जो कनेक्शन है ना वो अपन तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तोड़ दिया। और इमिडिएटली अपन ने क्या कर दिया, T1 और T3 का कनेक्शन कर दिया। अपन ने T1 और T3 का क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। Potential drop across small r is equal to 3 ohm resistor immediately after T1 is connected to T3 is। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है, ये अपने पास इंडक्टर है, ठीक है, ये अपने पास एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है ना वो अपनी कर रही है 1 एम्पियर की। तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन ऑफ T1 एंड T3 अपन को बताना है कि इस वाले रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मुझे पता है कि इंडक्टर में करंट एकदम से चेंज तो होगा नहीं, तो करंट तो अपनी 1 एम्पियर ही रहेगी, सही है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, IR, मतलब 1 × 3, मतलब 3 वोल्ट का हो गया यार। तो आंसर इसका कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। आसान सा ही क्वेश्चन था, बस लंबा चौड़ा लिख रखा है इन्होंने। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ द साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव टुवर्ड्स राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड v0। द राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो 5 टेस्ला गिवन है। द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इज गोइंग इनटू इट, ठीक है। तो ये तो इसका लेफ्ट आर्म है और ये इसका राइट आर्म है, तो केवल ये राइट आर्म ही है ना मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर ईच ऑफ द वैल्यू 4 ओम। what should be the value of the V0 so that the steady state current of 2 milliampere flows in the loop, ठीक है भाई। तो अब तुम देखो, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मुझे पता है कि ये वाला जो, कौन सा वाला, ये वाला जो 4 ओम है और ये वाला जो 4 ओम होगा वो सीरीज में होगा, तो कितना आ गया, 8 ओम आ गया। सिमिलरली ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम किस में होगा, सीरीज में होगा, कितना आ गया, 8 ओम हो गया। फिर ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम किस में होगा, पैरेलल में होगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 ओम हो जाएगा, सही है। तो अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ना कुछ ऐसे दिखेगा, ये अपना पॉइंट P, ये अपना पॉइंट Q, ठीक है। ये अपन के जितने भी रजिस्टर थे ना 4, तो इनका जो R इक्विवेलेंट है ना P और Q के अक्रॉस, वो कितना आ गया अपने पास, 4 ओम आ गया, ठीक है। ये दूसरा अपना स्क्वायर लूप का ही बना देता हूँ मैं। तो एक तरीके से जो तुम्हारा EMF जो इंड्यूस होगा ना वो केवल इसमें होगा, और वो कितना EMF इंड्यूस होगा तुम्हारा, तो EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो बेसिकली होगा B V0L, ठीक है। और तुम्हें बोल रखा है कि जो तुम्हारे स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है, 1 ओम है टोटल। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो ये तो जो EMF इंड्यूस हुआ है और ये जो टोटल तुम्हारे स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, और ये अपने पास B V0L। अब तुम देखो जो तुम्हारी करंट फ्लो करेगी, तो करंट कितनी फ्लो करेगी, तो उसको तुम लिख सकते हो B V0L अपॉन 4 + 1 जो कि हो जाएगा 5। तो ये कितनी होनी चाहिए अपने पास, 2 मिली एम्पियर की होनी चाहिए। तो B का वैल्यू कितना अपने पास, B का वैल्यू अपने पास है 5, V0 का वैल्यू निकालना है, L का वैल्यू कितना अपने पास, तो साइड लेंथ कितनी अपने को गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 1/5 मीटर अपॉन रेजिस्टेंस जो कि है 5 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ एम्पियर। 5 से 5 गया, तो V0 की वैल्यू आ रही है अपने पास, मेरे हिसाब से आ रही है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना बेसिकली 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के भी बराबर होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन द टू नियर बाय कॉइल 1 एंड 2। ठीक है, L1 के अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 है और M12 के अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल 2, देन द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल 1 विल बी। तो तुम देखो ये अपने पास ये दो कॉइल है, ठीक है, दोनों कॉइल में जो करंट है ना वो सेम सेंस में फ्लो हो रही है। अब तुम देखो अगर मैं कॉइल 1 से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अगर लिखना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे लिखूंगा। तो पहले तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस के कारण लिखूंगा वो, तो वो अपने पास होगा L1I1, फिर अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण लिखेंगे जो कि अपने पास होगा M12I2। अब तुम देखो ये वाली करंट के फ्लो करने के कारण जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, सही है। और ये अपन के I2 वाली करंट के फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी। तो मेरे हिसाब से I1 और I2 के कारण जो तुम्हारा करंट जो फ्लो कर रहा है ना जिस भी डायरेक्शन में, तो इस वाले केस में जो फ्लक्स है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के कारण है ना सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो फ्लक्स सपोर्टिव है, मतलब एक तरीके से दोनों को सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने इसलिए डायरेक्टली क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया। वहीं पर तुम इस वाले केस में तुम देखो I1 वाली करंट के फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे हैं, और I2 वाली करंट के फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो कैसी होंगी, अपने पास ऐसी होंगी, सही है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो फ्लक्स है ना जो कॉइल 1 से पास होगा उसको मैं लिखूंगा L1I1 माइनस M12I2, सही है। तो एक तरीके से जो अपने पास फ्लक्स आ रहा है ना कॉइल 1 में वो अपने पास होगा L1I1 प्लस माइनस M12I2, ये पॉसिबल है। तो अपने को तो ईएमएफ पूछा गया है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, माइनस का d∅1/dt, तो कितना आ गया अपने पास ये माइनस L1di1/dt माइनस प्लस M12di2/dt, सही है, ये होगा। तो अब तुम देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो होगा नहीं, तुम देखोगे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 होगा। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है ना वो आंसर दिया अपने को ऑप्शन 4, मतलब इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट माना है कि जो फ्लक्स है ना वो सपोर्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर जेई एडवांस में आएगा ना तो अपन के पास दोनों करेक्ट हैं। अब जेई मेन में आ रहा है, उन्होंने ये माना है, ठीक है। अगर आगे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आता है जेई मेन में तो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट कैसा मानना है कि जो फ्लक्स हो वो सपोर्टिव होगा, अपोज नहीं करेगा वो, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ द वायर ऑफ द साइड लेंथ स्मॉल एल, ठीक है, is placed inside the large square loop of the wire of the side length capital L, और कैपिटल L अपना स्मॉल l के स्क्वायर के बराबर है। दोनों लूप्स बेसिकली को प्लेनर है और दोनों की जो सेंटर है ना वो बेसिकली सेम जगह पर है। द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज √x इंटू 10⁻⁷ हेनरी। तो अपन को x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो तुम देखो इधर इसका साइड लेंथ कैपिटल L है, इसका साइड लेंथ स्मॉल l है, और कैपिटल L अपना स्मॉल l के स्क्वायर के बराबर है। और ये भी बोला गया है कि एक तो बहुत ही छोटा स्क्वायर लूप है और एक अपना बहुत बड़ा स्क्वायर लूप है, ठीक है। मतलब मैं ये अजम्पशन ले सकता हूँ कि ये वाला जो स्क्वायर लूप है ना, ये वाला जो स्क्वायर लूप है ना वो ऑलमोस्ट ये बड़े वाले स्क्वायर लूप के सेंटर पर पड़ा हुआ है। ये मैं असम्पशन लूंगा यार, जब भी मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब तुम देखो मैं बड़े वाले लूप में करंट मान लेता हूँ, मैंने करंट मान लिया है आई। तो अब तुम देखो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। तो इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट आई होगी, इसमें भी करंट आई होगी और इसमें भी करंट आई होगी। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो निकाल लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे पता है कि अपन के पास ये वाली जो दूरी है वो कितनी होगी, कैपिटल L/2 होगी। ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी अपने पास 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस वाले सेगमेंट के कारण जो अपन के पास सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी,
तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल L बाई 2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इसके कारण और इसके कारण भी जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इतने आएगा और डायरेक्शन भी सेम ही होगा। तो एक तरीके से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर इस बड़े वाले स्क्वायर लूप के कारण, अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो वो कितना होगा, तो मैं इंटू 4 कर दूंगा। तो ये 4 से 4 गया तो कितना है अपने पास, ये म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन पाई एल इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। अरे ये क्या लिख दिया यार, सही है, प्लस साइन 45। तो साइन 45 प्लस साइन 45 कितना आ जाएगा अपने पास, √2 आ जाएगा। तो ये अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, तो बी एट सेंटर अपने पास आ रहा है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। सही है, ये आ रहा है अपने पास, बिल्कुल ये आ रहा है। तो जो छोटे वाले स्क्वायर लूप से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा, तो जैसे कि मैंने ये अजम्पशन लिया था कि जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हर जगह मैं लगभग सेम ही मान सकता हूँ, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर लूप है वो बहुत ही छोटा सा है। तो कितना आएगा अपने पास ये, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और उस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल एल स्क्वायर। तो ये और ये अपना कट चुका है, क्योंकि कैपिटल एल अपना स्मॉल एल के स्क्वायर के बराबर है। तो ये अपने पास आ रहा है 2√2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई अपॉन पाई। पाई से पाई निपट गया है, कितना आ रहा है अपने पास ये 8√2 इंटू 10⁻⁷ इंटू आई। तो ये अपना ये फ्लक्स आ रहा है, और ये फ्लक्स इसके बराबर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट के बराबर होगा। आई से आई गया, टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 8√2 इंटू 10⁻⁷ हेनरी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, √128 इंटू 10⁻⁷ हेनरी। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू मेरे हिसाब से आएगी 128, और ये क्या होगा अपना आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द अरेंजमेंट when a small circular loop of the wire of the radius capital R is placed inside the large square loop of the wire of the side length capital L, और कैपिटल L तुम्हारा R के कंपैरिजन में अच्छा खासा बड़ा है। जो दोनों लूप्स है ना वो कोप्लेनर है, और दोनों की जो सेंटर है वो बेसिकली सेम जगह पर है। तो यार ये तो रिपीट ही एक तरीके से, इसको तो तुम ही करना है यार। मतलब पिछले वाले केस में अपना क्या था, एक स्क्वायर लूप था, तो इसका एरिया मैंने स्मॉल एल स्क्वायर ले लिया था। इस बार तुम्हें एरिया क्या लेना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेना है। बाकी तो चीज़ तो बिल्कुल सेम है ही, ठीक है। इसमें करंट मान लेना आई, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ये बड़े वाले स्क्वायर लूप के कारण, ठीक है। और वही मैग्नेटिक फील्ड तुम यहाँ पर हर जगह मान लेना। फिर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप करना, तो तुम्हारे पास फ्लक्स आ जाएगा, और वो फ्लक्स बेसिकली एम आई के बराबर होगा। आई वाला टर्म काट देना और एम की वैल्यू हो जाएगी, तो उसको तुम करना, बिल्कुल रिपीट है ये, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कॉइल्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन हैविंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एज कैपिटल M। द इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो तुम देखो यार, यहाँ पर तुम देखो, इसमें जो करंट है ना वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, और इसमें जो करंट है वो अपना कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो तुम देखो, ये वाले कॉइल में जो अपना करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो अपनी कुछ ऐसे आएंगी। कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है
तो इसमें जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसी आएंगी, सही है। तो जो फ्लक्स है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो जैसे अगर मैं ये कॉइल 1 में अगर फ्लक्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बेसिकली L1I माइनस MI। और अगर कॉइल 2 में अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं L2I माइनस MI, सही है। अब इसको तो मेरे को एक सिंगल कॉइल से रिप्लेस करना है जिसका अपन को इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट मानना है। करंट तो अपनी सेम फ्लो करेगी I, तो इसमें मैं फ्लक्स क्या लिखूंगा L इक्विवेलेंट इंटू I। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो अपन के पास φ1 प्लस φ2 है वो अपन के ये नेट फाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा L1I माइनस MI प्लस L2I माइनस MI इज इक्वल्स टू L इक्वलेंट I। तो तुम देखोगे कि L इक्वलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास L1 प्लस L2 माइनस 2M, यही होगा अपने पास। तो आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगर ये सपोर्ट करता तो आंसर अपने पास ऑप्शन 3 आता, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑस्किलेटिंग एलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 75 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ 1.2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। if the maximum charge to the capacitor is 2.7 microcoulomb the maximum current in the circuit will be। और ये अपन को ये मिली एम्पीयर में बताना है। तो मुझे पता है कि जो अपन की एनर्जी है ना, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है एलसी ऑस्किलेशन में, सही है। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, कैपेसिटर के पास एनर्जी इतनी होगी, इंडक्टर के पास एनर्जी इतनी होगी। और ये अपना बेसिकली इसके बराबर होगा क्यू मैक्स का होल स्क्वायर बाय 2C के बराबर होगा, या फिर ये बराबर होगा हाफ L I मैक्स का होल स्क्वायर, सही, ये तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पर अपन को क्यूब मैक्स दे रखा है जो कि कितना है 2.7 माइक्रोकोलाम। तो 2.7 माइक्रोकोलाम का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी कितना अपने पास 1.2 माइक्रोफेराडे है, किसके बराबर होगा हाफ इंटू एल कितना अपने पास 75 मिली हेनरी है इंटू आई मैक्स का होल स्क्वायर, सही है। तो सब चीज़ें है ना ऐसा यूनिट में यूज़ करना, मतलब ये भी कोलाम में, ये अपना फेराडे में, ये अपना हेनरी में। तो अपन के पास जो आई आएगा ना वो एम्पियर में आएगा, फिर मिली एम्पियर में तुम निकाल लेना यार, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, ठीक है। तुम इसका पूरा फ़ायदा उठाना। बाकी अगर तुम्हें कहीं पर भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या टेलीग्राम पर भी कनेक्ट होकर वहाँ पर भी पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। बाकी यार मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब मार देना यार। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपन अल्टरनेटिंग करंट के पी वैक्यूज देखेंगे।